जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार आपका फिर से स्वागत है त्रिहम सिविल स्टडी ग्रुप में। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स लेके आए हैं जून के महीने के, जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उससे पहले एक बस छोटी सी जानकारी, हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस गूगल मीट पे रन कर रही है यूपीपीसीएस और आरओ 2021 के लिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई योजना युवा, ठीक है, ये योजना युवा लॉन्च करी गई है भारत सरकार के द्वारा। इस योजना में क्या है, ये युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना है। इसका शुभारंभ किया गया और शिक्षा मंत्रालय ने ये योजना को शुरू किया है। इस योजना में क्या है कि 30 वर्ष से जो कम उम्र के युवा और नवोदित लेखक हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। युवा का अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं यहाँ पर, तो युवा आगामी और बहुमुखी लेखक, ठीक है, ये करके इसका एक फुल फॉर्म है। इसका शुभारंभ युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है। और जो भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, भारत @75 75 वर्ष स्वतंत्रता के कंप्लीट होने वाले हैं उसके तहत, तो उसमें जो गुमनाम नायक हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, अज्ञात और भूले हुए स्थान हैं, ऐसे विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने लाया जाए, ऐसा इनका प्रयास है। इसे शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया जाएगा। एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से कुल कितने लेखक चयन किए जाएंगे? 75। मेंटरशिप के तहत पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए जो समय है वो 15 दिसंबर 2021 तक का दिया है। और ये जो भी पुस्तकें बनाई जाएंगी, पुस्तकें लिखी जाएंगी, छापी जाएंगी, उनका विमोचन राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी 2022 को होगा उस दिन किया जाएगा। चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग। कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स कोर्स, ठीक है, कोविड के कारण अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स कोष। ये क्या है कि जो कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष, इसको बनाया गया 2020 में। इसका उद्देश्य क्या है? कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने और रोकथाम और राहत प्रयासों के लिए सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना, जो पीएम जय चलती है, आयुष्मान भारत योजना, उसके तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा। और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी कवर किया जाएगा। ध्यान देने योग्य बात है कि जो बच्चों की आयु है वो 18 वर्ष तक की रहेगी और जो प्रीमियम राशि होगी वो पीएम केयर्स द्वारा भुगतान किया जाएगा उसका। और बच्चों के लिए पीएम केयर्स नाम से योजना की घोषणा भी करी गई है, जिसके तहत पीएम केयर्स कोष ऐसे बच्चों के नाम पर सावधि जमा खोलेगा। 18 वर्ष की आयु पर जैसे ही ये पहुंच जाएंगे तो 10 लाख रुपए का एक कोष बनाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई योजना जो होगी उसके माध्यम से योगदान देगा। अगर मौजूदा शिक्षा ऋण मानदंडों के अनुसार हम देखें तो भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा के लिए जो शिक्षा ऋण है प्राप्त करने में बच्चे की मदद करी जाएगी। ये इफ़को का नैनो यूरिया लिक्विड है जो आपको पिक पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ़को नैनो यूरिया लॉन्च करेगा, ठीक है। तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी जो इफ़को है वो क्या करेगा? नैनो यूरिया को लॉन्च करेगा। 500 ml नैनो यूरिया की कीमत 240 रुपये होगी और ये 500 ml नैनो यूरिया जो है 45 किलो सामान्य यूरिया के बराबर होगी। सबसे बड़ी बात है ये खेती की लागत को कम कर देगा और उपज में क्या करेगा? वृद्धि कर देगा। ये कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदल देगा क्योंकि इसमें सामान्य यूरिया की खपत में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है, जिससे सब्सिडी और विदेशी मुद्रा भी एक बड़ी राशि बच पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के बारे में अगर हम इफ़को के बारे में बात करें तो ये भारत में एक बड़े पैमाने पर एक सहकारी संघ है जो बहुराज्य सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है और पूरी तरीके से ये भारतीय सहकारिता के स्वामित्व में है। महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे क्या है कि 1967 में इसकी स्थापना 57 सहकारी समितियों के साथ की गई और वर्तमान में इस समय इसमें 36,000 से भी ज़्यादा
भारतीय सहकारी समितियों का एकीकरण है, जिसमें उर्वरकों के निर्माण और बिक्री का जो मुख्य व्यवसाय है, इसके अलावा सामान्य बीमा भी करते हैं, ग्रामीण दूरसंचार को भी देखते हैं और भी विविध व्यवसायिक हित करते हैं। अगर मुख्यालय देखा जाए तो इसका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अगली खबर, ये लॉन्च हुआ है बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP का शुभारंभ किया गया। इसमें बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या है कि जो बागवानी क्लस्टर की उन्नति और विकसित ऐसे क्लस्टर्स को करना जो पहचान किए गए हैं, ताकि उनको क्या किया जा सके, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, तो इम्पोर्टेंट है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का जो NHB है, यानी कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, हॉर्टिकल्चर बोर्ड, उसके द्वारा 53 क्लस्टर में से 52 में इसको चालू किया जाएगा। 53 में से 52 में इसको चालू किया जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किस उत्पाद के लिए कौन कौन सा राज्य है। सेब की बात करें तो सेब के लिए शोपिया जम्मू कश्मीर में और किन्नौर हिमाचल प्रदेश में। आम के लिए लखनऊ अपना UP, कच्छ गुजरात और महबूबनगर तेलंगाना में। केले के लिए अनंतपुर जो आंध्र प्रदेश में है और तेनी जो तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है। अंगूर के लिए नासिक। अनानास के लिए सिपाहीजाला जो त्रिपुरा में है। अनार के लिए सोलापुर महाराष्ट्र, चित्रदुर्ग कर्नाटक। हल्दी के लिए पश्चिम जयंतिया हिल्स जो मेघालय में है। ठीक है। भारत की अगर बात करी जाए बागवानी फसलों के उत्पादन में, तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत विश्व में। अगर राज्यों की बात करते हैं तो सबसे पहला स्थान आंध्र प्रदेश का आता है, फिर महाराष्ट्र का और फिर उत्तर प्रदेश का। जो उत्तर प्रदेश हमारा फल उत्पादन में भी शीर्ष राज्य है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सब्जी उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं, यानी कि सब्जियों में पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, देन उत्तर प्रदेश एंड देन मध्य प्रदेश। तो ये जानकारी थी बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम से संबंधित। अगली न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। जो ICGS अपतटीय गश्ती पोत, ठीक है, उसका नाम क्या है? सजग। इसको कमीशन किया गया है। जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV सजग है, उसको भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। तो ये किसके द्वारा डिज़ाइंड है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइंड है। कुल 5 हैं, उनमें से ये तीसरा है। 5 हैं, उनमें से तीसरा है। इसके अलावा आपका भारतीय तटरक्षक जहाज यानी कि ICGS सक्षम, सचेत, सुजीत और सार्थक हैं। ठीक है, ये इनके नाम है, सक्षम, सचेत, सुजीत और सार्थक। ये जो अपतटीय गश्ती पोत होते हैं, ये लंबी दूरी के सतह जहाज होते हैं और सीमित युद्धकालीन भूमिकाओं के साथ तटीय और अपतटीय गश्त, समुद्री क्षेत्रों की पुलिसिंग, नियंत्रण, निगरानी, तस्करी विरोध, सीमित युद्धकालीन भूमिकाओं के साथ जो समुद्री डकैती विरोधी अभियान होते हैं, उनमें ये सक्षम होते हैं। अगर हम भारतीय तटरक्षक बल के बारे में बात करें तो ये समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज और बचाव एजेंसी है। ठीक है, भारत के समुद्री हितों की ये रक्षा करता है और अपने जो समुद्री कानून हैं उनको लागू करता है। क्षेत्राधिकार, अगर हम क्षेत्राधिकार की बात करें भारतीय तटरक्षक बल के, तो भारत का जितना भी क्षेत्रीय जल क्षेत्र है, नहीं जो आधार रेखा से 24 समुद्री मील की ओर और सन्निहित क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, यानी इन सब जगहों पर इसका एकाधिकार है। बात कर लेते हैं अगर सन्निहित क्षेत्र क्या होता है, तो सन्निहित क्षेत्र जो आधार रेखा होती है उससे समुद्र की ओर 24 समुद्री मील। देखिए आधार रेखा यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका समुद्र है और ये आपकी ज़मीन है। तो अब समुद्र के किनारे ज़मीन इस तरह कटी फटी, तो एक रेखा हम ऐसी मिला लेते हैं जो ये जो कटी फटी तटरेखा है इसको मैनेज करते हुए चल जाती है, एक सीधी रेखा मिल जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। फिर इस आधार रेखा से हम समुद्र की ओर चलेंगे, जितनी भी दूरी आएंगी 24 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, तो ये सारी दूरियाँ अलग अलग क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसी में सन्निहित क्षेत्र जो है वो आधार रेखा से कितनी दूरी पर है? 24 समुद्री मील दूरी पर। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कैसा है? जो संप्रभु राज्य के समुद्री संसाधनों खोज और उपयोग के संबंध में विशेष अधिकार रखता है। ठीक है, 200 समुद्री मील। स्थापना इसकी 18 अगस्त 1978 को हुई थी भारतीय संसद द्वारा, तटरक्षक अधिनियम 1978 के द्वारा। ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। दुनिया के सबसे बड़े तटरक्षकों में से ये एक है। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? महानिदेशक भारतीय तटरक्षक इसका निदेशक करते हैं।
नेतृत्व करते हैं। जीडीपी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। भारत की जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद है 7.3% अनुबंधित करी गई है 2020-21 में, अर्थात इस जो कमी आई है वो कितनी है, 7.3% आई है। ठीक है, अगर इसका संक्षिप्त विवरण देखें हम लोग तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, तो किसके द्वारा जारी की जाती है, यहाँ पर भी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अनंतिम जो राष्ट्रीय आय अनुमान है उनके अनुसार 2020-21 में 7.3% की कमी आई है। इसके साथ ही पिछले साल में 4.1% की वृद्धि की तुलना में जो सकल मूल्य है, सकल मूल्य वर्धित है यानी कि जीवीए, वो कितना कम हुआ, 6.2%। अगर सकल घरेलू उत्पाद की बात कर लें हम लोग तो किसी भी देश की जो भौगोलिक सीमा होती है उसके अंदर एक ही वर्ष में समान रूप से एक वर्ष लिया जाता है, एक वर्ष के अंदर उत्पादित जितनी भी वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, ठीक है, तो उनका जो मूल्य होता है वो सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत आता है। जब हम लोग इकोनॉमिक्स का अलग से एक वीडियो लेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर करी जाएगी। आईआईटी रोपर के द्वारा एमबी टैग ये लॉन्च किया गया। क्या है ये, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपर ने ये एमबी टैग विकसित किया है। एक आईओटी डिवाइस है, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस है एमबी टैग। ठीक है, ये क्या करता है, जो खराब होने वाले उत्पाद हैं, टीके हैं, यहाँ तक कि शरीर के जो पार्ट्स हैं, रक्त के परिवहन के दौरान जो वास्तविक समय के प्रवेश आदि को तापमान जो होता है उसको ये सब रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो इनके जो परिवेश है उसका तापमान और ये जो अंग हैं, उत्पाद, टीके, ये सब खराब होने की जो पोजीशन जहाँ तक आती है कि किस समय तक कितना ख़राब हो चुका है, क्या है, तो ये सब ये ट्रैक करता है। तो कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और लगातार अपने आसपास के तापमान को -40 से +80 डिग्री तक किसी भी समय क्षेत्र में पूरे 90 दिनों के लिए एक बार चार्ज करने पर रिकॉर्ड करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब जो AWADH अवध कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसका नाम कृषि और जल प्रौद्योगिकी विकास हब है और एक स्टार्टअप है स्क्रैच नेस्ट, उसके तहत विकसित किया गया है। जो अवध है ये आईआईटी रोपड़ पंजाब में एक शोध केंद्र है। ये कृषि और पानी के क्षेत्र में व्यापक शोध करने के लिए जो अपना डीएसटी है यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, और जो SERB है अर्थात विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, उसके समर्थन से इसको स्थापित किया गया था। अगली न्यूज़ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रिलीफ पैकेज के संदर्भ में। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो रिलीफ पैकेज है कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बीमा योजना है। तो किसके लिए बीमा योजना है, उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो कोविड-19 से क्या है, ग्रसित हैं। ठीक है, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। तो केंद्र सरकार ने इनके लिए ये बीमा योजना का विस्तार किया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किस कंपनी से, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये अपनी बीमा पॉलिसी के माध्यम से इसको कार्यान्वित करेगी। जो कोविड-19 के रोगी हैं उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा आवश्यक जितने भी सेवा प्रदाता, इन लोगों को 50 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा। और जो सीधे कोविड-19 रोगियों के संपर्क में आए हैं और उनसे प्रभावित होने का खतरा था, ये ऐसे लोगों के लिए है। ठीक है, जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में। इसकी स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना सर दोराबजी टाटा ने 1919 में करी थी और 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। अगली खबर है सेना शैक्षिक कोर AEC, किसकी, AEC की 100वीं वर्षगांठ के लिए। तो भारतीय सेना ने 1 जून 2021 को, ठीक है, किस तारीख को, 1 जून 2021 को AEC की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक है, ये भारतीय सेना द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है जो विभिन्न विषयों के सभी रैंकों के सैनिकों और अधिकारियों को विकसित करता है। केंद्र पर युद्ध और गैर युद्ध संबंधी शिक्षा दोनों कार्यों में प्रदान करी जाती है, युद्ध हो चाहे गैर युद्ध हो। ये जो ट्रेनिंग दी जाती है कहाँ पर है, जो कोर की सुविधा है वो पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। आर्मी ऑफ स्कूल एजुकेशन 2 अलग अलग विंगों के साथ स्थापित किया गया था पहले। तो वेलिंगटन में ब्रिटिश विंग थी और 1924 में बेलगाम में जो है इंडियन विंग, इसको बनाया गया था यहाँ पर। भारतीय सेना के बारे में देख लें तो भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा घटक है। जो राष्ट्रपति हमारे होते हैं वो भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और इसका प्रमुख जो होता है वो थल सेनाध्यक्ष होता है, जिसके पास 4 स्टार होते हैं, 4 स्टार जनरल होता है वो।
सेना द्वारा जो किए गए प्रमुख अभियान है अभी तक वो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस है। 1776 में, है ना, 1776 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार में एक सैन्य विभाग बनाया गया था। ठीक है, तो भारत में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है सेना दिवस? 15 जनवरी को। इसकी स्थापना 126 साल पहले 1 अप्रैल 1895 को अंग्रेजों ने करी थी। तो ये सेना शैक्षिक कोर के बारे में कुछ न्यूज़ हो गई। ठीक है, अगली खबर है RDSO के बारे में, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या किया है? एक राष्ट्र एक मानक मिशन ये चालू किया है। तो अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन मानव विकास संगठन घोषित होने वाला पहला संस्थान बन गया। यानी कि अब ये जो संगठन है कैसे जाना जाएगा? मानक विकास संगठन के नाम से जाना जाएगा। जो भारतीय रेलवे का अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन भारतीय मानक ब्यूरो के राष्ट्र के एक मानक मिशन के तहत मानक विकास संगठन घोषित होने वाला पहला संस्थान बन गया है। ठीक है, ये रेल मंत्रालय के तहत एक ISO 9001 अनुसंधान और विकास संगठन है। ये रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेल, रेलवे उत्पादन इकाइयाँ, राइट्स, रेल टेल के तकनीकी सलाहकार और सलाहकार के रूप में काम करता है। तो वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन पहली बार जो शुरू किया गया था सितंबर 2019 में, 2019 में इसको शुरू करा गया था। और क्या इसका उद्देश्य था? वो ये था कि जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय हैं, ठीक है, उन सबके तत्वाधान में जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद होते हैं उनको सुनिश्चित करना, ये इसका एक विशेष उद्देश्य था। और ये इन्हीं के तत्वाधान में काम करता है। अभी मैंने नाम लिया आपको, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामले, भारत सरकार, इसके तत्वाधान में ये कार्य करता है। अगली न्यूज़ ब्लू फिनेड महासीर मछली के विषय में है। ब्लू फिनेड महासीर मछली, तो टाटा पावर के अनुसार, किसके अनुसार? टाटा पावर के अनुसार ये जो ब्लू फिनेड महासीर है ये कम चिंतनीय की स्थिति में चली गई है। जिससे पहले प्रकृति संरक्षण के अंतर्गत जो IUCN थी, तो इसके तहत क्या लुप्त प्राय में रखा गया था, रेड जोन में रखा गया था, लुप्त प्राय प्रजाति की लाल सूची में सूचीबद्ध किया गया था। तो टाटा समूह जो लोनावाला में 50 साल से ब्लू फिनेड और गोल्डन महासीर के संरक्षण में योगदान दे रहा, तो उसका नतीजा ये आया कि लुप्त प्राय से ये कम चिंतनीय की स्थिति में आ गई है। तो गोल्डन महासीर है क्या? इसके विलुप्त होने का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। ये साइप्रिनिडे परिवार में पीढ़ी टोड का एक सामान्य नाम है। ये उत्तर में कहाँ? वियतनाम में, दक्षिण में चीन में, लाओस में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, दक्षिण एशिया, कंबोडिया, भारतीय प्रायद्वीप, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, व्यावसायिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण और अत्यधिक सम्मानित खाद्य मछली मानी जाती है। नेशनल बम्बू मिशन क्या है इसके बारे में? तो जेम पोर्टल पर बांस बाजार विंडो ओपन किया गया। तो केंद्र ने बांस के सामान के विपणन के लिए जेम यानी कि गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस, ठीक है, पोर्टल पर एक विंडो द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन खोला। इसका उद्देश्य क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्रों में बांस कारीगर, बुनकर और उद्यमी हैं उनको सरकारी खरीदारों तक बाजार पहुंच प्रदान करना। ये राष्ट्रीय बांस मिशन NBM और GM की एक पहल है। ठीक है, इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका नोडल मंत्रालय कौन है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो राष्ट्रीय बांस मिशन क्षेत्र में आधारित क्षेत्रीय रूप से विविधक रणनीति अपनाकर बांस क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देता है और जो बांस की खेती और विपणन होते हैं उसके क्षेत्र में वृद्धि करता है। जो GM है ना, जेम पोर्टल जो GM है वो विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों, संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान उपयोग की जो वस्तुएं हैं और सेवा पोर्टल है उनकी ऑनलाइन खरीद के लिए वन स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि जो इसका जेम पोर्टल का उद्देश्य है वो सीमित राज्यों में, जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया, MP हो गया, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, केरल सहित राज्यों में इसका ध्यान केंद्रित करना। तो सीमित राज्यों में है अभी। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI की बात करें अगर हम, तो शिक्षा मंत्रालय के तहत निशंक जी ने ये ग्रेडिंग दी है 2019-20 की। इसमें सूचकांक को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चंडीगढ़, तमिलनाडु, पंजाब, अंडमान और केरल ये A++ ग्रेड मिला। इनको क्या मिला? A++ ग्रेड मिला है।
और अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पिछले वर्ष की तुलना में ग्रेड में सुधार किया है। ये स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL द्वारा शुरू किया गया था। पहली बार 2019 में 2017-18 के संदर्भ वर्ष से प्रकाशित हुआ था। इसका उद्देश्य बस यही है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जो बहुआयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करेगा। क्यों करेगा? कि हमको अच्छी शिक्षा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। राइट। अगला क्या है? भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 का विमोचन कर दिया गया है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों के द्वारा 2030 के एजेंडे के रूप में 17 विकास लक्ष्य अपनाए गए थे। ठीक है, तो भारत की रैंक इसमें अगर देखा जाए पर्यावरण रिपोर्ट में, तो पिछले साल से 2 स्थान गिरकर 117 हो गई है। यानी 115 पे पिछले वर्ष था, अब 117 आ गया 193 देशों में। ठीक है, तो इससे पता चला है कि ये 2 स्थानों की गिरावट आई है और सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा के लिए जो संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के राज्यों द्वारा अपनाया गया था, तो उसको प्राप्त करने में भी थोड़ा ये पीछे है। अगर हम 17 SDG देख लेते हैं यहाँ पर एक बार, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया था SDG 3 में क्या है, SDG 4 में क्या है। तो SDG 1 में कोई गरीबी नहीं, SDG 2 में क्या है, शून्य भूख पीड़ित, 3 में है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, 4 में है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5 में लैंगिक समानता, 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता, 7 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, 8 में अच्छा काम और आर्थिक विकास, 9 में उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे, 10 में कम असमानताएं, 11 में टिकाऊ शहर और समुदाय, 12 में जिम्मेदार खपत और उत्पादन, 13 में जलवायु क्रिया, 14 में जल के नीचे जीवन, 15 में जमीन पर जीवन, 16 में शांति न्याय और मजबूत संस्थान और अंत में 17 में लक्ष्यों के लिए जो वैश्विक साझेदारी होती है उसको मजबूत करना। ये हमारे 17 सतत लक्ष्य हैं। राइट, ओके, गो अहेड। बेंगलुरु जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसने शुद्ध ऊर्जा की तटस्थ स्थिति प्राप्त कर ली है। ठीक है, जो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसने शुद्ध ऊर्जा तटस्थ स्थिति जो है हासिल कर ली है। वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 22 लाख यूनिट ऊर्जा बचाने में सफल रहा है और इस ऊर्जा से एक महीने में करीब 9,000 घरों को ये बिजली मिल सकती है। इसने लगभग 5 लाख यूनिट को प्रकाश में खर्च होने से बचाया। ताप और वेंटिलेशन और एयर कंडीशन में चिलर प्लांट ऑप्टिमाइजेशन को लागू किया, जिसके फलस्वरूप 17 लाख यूनिट से अधिक बिजली की बचत हुई और ये दिसंबर 2020 से ये स्थिति इसने प्राप्त करी है। इस जो सौर ऊर्जा है हवाई अड्डे को सालाना 37.5 लाख यूनिट बिजली बचाने में मदद करती है। ठीक है, इसके वार्षिक आधार पर भवन द्वारा जो उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा है वो साइट पर बनाई गई अच्छे ऊर्जा की मात्रा के बराबर है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम ये अभियान एक चला है। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में ये अभियान शुरू किया। एक विशेष पहल है जो आकांक्षी जिले सहयोग के तहत है। इसमें स्थानीय नेता, नागरिक समाज और स्वयंसेवक क्या करेंगे, जिला प्रशासन के साथ मिलकर जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के प्रमुख केंद्रित क्षेत्र हैं उनमें उभरती समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानकारी देखें आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में, तो जनवरी 2018 में लॉन्च हुआ था ये कार्यक्रम TADP नाम से, यानी कि आकांक्षी जिलों का परिवर्तन। ये जिले भारत के वो जिले होते हैं, आकांक्षी जिले वो जिले होते हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं। 28 राज्यों में कितने जिले हैं? 115 जिले हैं और ये 5 जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उन 5 क्षेत्रों में 49 संकेतक होते हैं, उन पे आधारित होते हैं। अच्छा, क्षेत्र भी आप देख लीजिए, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार। तो इनसे ही ये आकांक्षी जिले की गणना करी जाती है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ कर दिया है। किरण रिजिजू जो युवा मामले और खेल मंत्री के हैं उन्होंने ये लॉन्च करी है CIMS योजना। इसका उद्देश्य क्या है, जो एथलीटों को दी जाने वाली स्पोर्ट्स मेडिसिन होती है और पुनर्वास सहायता को कारगर बनाना है और भौगोलिक स्थिति के निकटतम खेल चोट प्रबंधन में सहायता करनी है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ये जो कार्यक्रम है उन एथलीटों की मदद करेगा जिनका लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना TOPS विकास समूह का हिस्सा है, जिसके
जिसमें 2024 उसके बाद भाग लेने की उम्मीद है। ओलंपिक पोडियम योजना के बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें तो ये युवा मामले और खेल मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। युवा मामले खेल मंत्रालय का जो भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करने का प्रयास है, और इसके तहत जो 2020 से 2024 के ओलंपिक में संभावित पदक विजेता हैं उनकी खोज करी जाएगी। इसका विचार भविष्य में नज़र रखना। और 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक खेल होने हैं और 2028 में जो लॉस एंजल्स में खेल होने ओलंपिक, उनमें पदक जीतने की संभावना बढ़ सके, इस वजह से इस योजना को किया गया है। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने जो सितंबर 2014 में लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना, ठीक है, इसको भी शुरू किया है। ये कछुआ है ऑपरेशन ओलिविया, ठीक है। तो ये प्रत्येक वर्ष भारतीय तटरक्षक बल ऑपरेशन ओलिविया आयोजित करता है, जो ऑलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए है ना। 1980 से इसने चालू किया था। तो ये ऑलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है, क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन करते हैं और घोंसले बनाने के लिए उड़ीसा के तट पर स्थित होते हैं, एकत्रित होते हैं। ओलिव जो की रक्षा करने में मदद करता है, क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं और घोंसले बनाने के लिए उड़ीसा तट पर एकत्र होते हैं, ठीक है। ये दुनिया भर में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक हैं। इन्हें IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य, CITES में परिशिष्ट वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। ये जो कछुए होते हैं प्रायः मांसाहारी होते हैं। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर के गर्म पानी में ये पाए जाते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम अगर हम लोग देखें तो लेपिडोचेलीस ओलिविसिया इनका वैज्ञानिक नाम है। भारत में कछुओं की जो स्थितियां हैं उनके बारे में बात करें तो कुछ प्रजातियां हैं जो IUCN स्थिति के साथ दी हुई हैं। जो हरा कछुआ है वो लुप्तप्राय है। जो लॉगर हेड है वो असुरक्षित है। हॉक्सबील जो है वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ओके, चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। ये ताम्रशिला पत्र है जो श्री शैलम मंदिर परिसर से 6 सेट मिले हैं इनके। ये प्राचीन गंगा मठ को पूर्ण रूप में लाने में व्यस्त भ्रामरांत मल्लिकार्जुन देवस्थानम को, ठीक है, इस संस्था को वहाँ तांबे के शिलालेखों में 6 सेट मिले। ये तांबे के 18 पत्ते मिले हुए थे जो 14 से 16वीं शताब्दी के बीच के हो सकते हैं। इनके द्वारा दूर और व्यापक संरक्षण को प्रदर्शित करते हैं। लोगों जो शिलालेख होते हैं उन लोगों द्वारा दूर और व्यापक संरक्षण प्रदर्शित करते हैं। इन 6 सेटों में 4 में संस्कृत और नंदी नागरी लिपि में शिलालेख है और 2 जो हैं वो तेलुगु लिपि में है। तो मल्लिकार्जुन मंदिर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे श्री शैलम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये भारत के आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम में स्थित है और शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। ये जो दोनों हैं ये शैवम के हिंदू संप्रदायों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ पर शिव को मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा जाता है। अगली खबर देख लेते हैं। ये है भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कई राज्यों में अस्पतालों का विस्तार, एक ये परियोजना चलाई गई है। तो इसको शुरू करने के लिए जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं उस कार्यालय ने निजी क्षेत्र की कंपनियों, दाता संगठनों और व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय महत्व की कई अन्य परियोजनाओं के साथ इसको भी कार्यान्वित किया जाएगा। जहां पर सबसे ज़्यादा आपके कोविड-19 के मामले आए हैं उनमें 50 अस्पतालों को चुना गया है। उन राज्यों में 50 हॉस्पिटल्स चुने गए हैं। ये विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में चलेगी योजना। मॉड्यूलर अस्पताल बनाए जाएंगे जो अस्पताल के मूल ढांचे का विस्तार होंगे और मौजूदा अस्पताल भवन के बगल में बनाए जा सकते हैं। तो मॉड्यूलर जो हाउसिंग है इसके बारे में देख लें। IIT मद्रास के द्वारा ये स्टार्टअप है, ठीक है। किसके द्वारा? IIT मद्रास में एक स्टार्टअप इनक्यूबेट है जिसमें मेडिकैब अस्पतालों को विकसित किया जाता है। तो 3 हफ्ते के अंदर 100 बेड विस्तार सुविधा का निर्माण करने में ये सक्षम होती है हाउसिंग। मेडिकैब जो अस्पताल हैं वो ICU के समर्पित क्षेत्र के साथ बनाए जाते हैं और विभिन्न जीवन समर्थन उपकरणों और चिकित्सा उपकरणों के लिए उचित रहते हैं और इनमें 25 सालों का स्थायित्व रहता है, ठीक है, जिनमें भविष्य में 1 सप्ताह से भी कम समय में किसी भी आपदा प्रक्रिया के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो पहले चरण में बिलासपुर में 100 बिस्तर वाले
अस्पताल चालू किए जाएंगे। तो पहले चरण में कहाँ? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, पंजाब में मोहाली में, महाराष्ट्र में अमरावती में, पुणे और जालना, जबकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में 20 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित किया जाएगा। बेंगलुरु में 20, 50 और 100 बिस्तरों में से किसी एक की स्थापना करी जाएगी। ये देख लेते हैं गोल्ड के बारे में। तो 256 जिलों में जो स्वर्ण आभूषण हैं उन पे हॉल मार्किंग अनिवार्य है। भारतीय मानक ब्यूरो जो के महानिदेशक श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी ने एक वर्चुअल फ्रेम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए मीडिया कर्मियों को ये बताया कि अनिवार्य हॉल मार्किंग कर दी गई है और 16 जून 2021 से 256 जिलों में इसकी अनिवार्यता हो जाएगी। वर्तमान में भारत में 943 परख और हॉल मार्किंग केंद्र संचालित है। तो अब नया नियम क्या है? ज्वेलर्स का रजिस्ट्रेशन एक बार होगा और इसके लिए ज्वेलर्स से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। कीमती धातु की वस्तुओं को बेचने में लगे किसी भी निर्माता, थोक व्यापारी, वितरक या खुदरा विक्रेता और आयातक को अनिवार्य रूप से BIS के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें BIS मार्क और शुद्धता के साथ 6 अंकों का कोड भी शामिल होगा और अत्यधिक पारदर्शिता के लिए ज्वेलर को डिलीवरी वाउचर जारी करना होगा। ठीक है। और हॉलमार्क के बिना जो पुराने सोने के आभूषणों की वापस खरीदना ये जारी रख सकते हैं, क्योंकि पुराने में नहीं होता था हॉलमार्क। स्वर्ण आभूषणों के निर्माता, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेताओं को पर्याप्त समय देने के लिए अगस्त अंत तक कोई भी दंड नहीं मिलेगा, नहीं अगस्त अंत तक ये कर सकते हैं। अच्छा, किसी को छूट भी दी गई है। तो किसको दी गई है? जो सालाना 40 लाख रुपए के टर्नओवर वाले ज्वेलर्स हैं उनको इससे छूट दी जाएगी। भारत सरकार की व्यापार नीति के अनुसार जो आभूषणों का निर्यात और पुनः आयात करने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां लगती हैं, तो उनमें जो आभूषण आएंगे, सरकार द्वारा जो अनुमोदित B2B घरेलू प्रदर्शनियों के लिए आभूषण हैं उनको भी इससे छूट दी जाएगी। घड़ियाँ, फाउंटेन पेन और विशेष प्रकार के आभूषण जैसे कुंदन होता है, पोल्की होता है, जड़ाऊ होता है ना, तो इसको हॉल मार्किंग से छूट दी जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये हॉल मार्क करके बना होगा और इसमें ये देखिए 22K916 लिखा है, तो ये प्योरिटी दिखाएगा कि कितने प्योर है। यहाँ पे BIS का लोगो लगा हुआ होगा और ये जो एक निशान बना होगा ये क्या कहेगा? असेसिंग इन हॉल मार्किंग सेंटर्स मार्क नंबर होगा, यहाँ पर पड़ा होगा। और ये जो निशान है ये ज्वेलर का आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा। तो हर अब जो आप नई ज्वेलरी खरीदेंगे उनमें इस तरीके के आपको 4 मार्क्स दिखाई पड़ेंगे। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। गूगल पे ने क्या किया है ऐप कार्ड के लिए, ठीक है, और बैंकों को लॉकर कार्ड टोकनाइजेशन को बढ़ा दिया। इन्हें अपने टोकन चार्जेस बढ़ा दिए। इससे पहले गूगल पे ने SBI कार्ड, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के साथ सुविधाओं को शुरू किया था। इसने अब इंडसइंड बैंक, SBI और फेडरल बैंक और HSBC इंडिया क्रेडिट कार्ड को भी अपनी स्लेट में शामिल कर लिया। तो कार्ड टोकनाइजेशन है क्या? ये एक ऐसी सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के विवरण को, ठीक है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के विवरण को भौतिक रूप से साझा किए बिना उनके फ़ोन से जुड़े एक सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने देती है। वर्तमान में करीब 2.5 मिलियन वीज़ा मर्चेंट जो प्लेसेस हैं वहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है और 1.5 मिलियन भारत जो है QR सक्षम व्यापारियों को स्कैन और भुगतान कर सकते हैं। अब ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन सक्षम उपकरणों या फ़ोन वाले उपयोगकर्ताओं को संपर्क रहित भुगतान करने की अनुमति देती है। इससे आप बिल का भी भुगतान कर सकते हो, है ना, और नंबर भी रिचार्ज करा सकते हो। ऑनलाइन व्यापारियों के साथ भी ये काम करेगा और 3D सुरक्षित साइटों पर बिना OTP के भी ये कार्य करेगा। तो ये टोकनाइजेशन होता। तो ये हम लोगों की न्यूज़ थी, इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जिस तरीके से आजकल का ट्रेंड चल रहा है करंट के क्वेश्चंस का, तो पॉइंट्स वाइज जो देते हैं कि इनमें से बताइए कि इस योजना में क्या है, नीचे पॉइंट हैं, इनमें कौन सही है कौन गलत है, तो उसके हिसाब से ये एक तैयार किया गया है। और ये अभी तक के, आज की तारीख तक के ये सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे, आज 21 जून तक के। कल हम लोग इसके आगे वाले आर्टिकल्स और डेली का अपना जो ताज़ा खबर वाला है वो शेड्यूल लेके आएंगे और उस पर हम लोग बात करेंगे। क्लासेस के बारे में एक बार फिर से बता दो। ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों की गूगल मीट पर चल रही हैं और रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक ये क्लासेस कंटिन्यू रहती हैं। उसके बाद रात को 11 बजे मेंस का बैच भी स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम लोग अभी GS1 पेपर की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।
तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।